हमारे साथ मार्केट महारथी में आज जुड़ रहे हैं देवेन चोकसी। केआर चोकसी कंपनी को बिलोंग करते हैं और बहुत पुराने कंट्रीब्यूटर हैं ईडी नाउ परिवार के। देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहूँगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से, क्योंकि इनफैक्ट उन्होंने एक बात दिखा दी है कि अगर आप रीजनेबली प्राइस करेंगे, आप मुनासिब प्राइस पे अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे तो इन्वेस्टर का पैसा बनेगा, आपको तो पैसा मिला ही जो मिला, लेकिन गुडविल बनती है एक इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में। सेनको के साथ भी यही हुआ था। रिटेल पैसा अच्छा बन रहा है तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मिलती है इन्वेस्टर कम्युनिटी की। देवेन, अपने माइक को अनम्यूट करें। आई एम सॉरी अबाउट दैट। जी, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से आपने नैरेटिव रखा है बिल्कुल सही रखा है कि जो भी कंपनी इन्वेस्टर के पास आती है मार्केट में से पैसा जुटाने के लिए, उनके इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ आई थिंक वैल्यूएशन मार्केट के लिए रखना चाहिए। एंड जब भी वो आप इन्वेस्टर के लिए थोड़े बहुत वैल्यूएशन का एडवांटेज रखते हो तो एक आपको भी एडवांटेज मिलता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर रहता है और इन्वेस्टर भी पैसा कमाता है। तो ये दोनों चीज बहुत ध्यान में रखनी है। कुछ इश्यूज के अंदर ऐसा हुआ है कि आई थिंक मार्केट में इन्वेस्टर को कमाने की तक नहीं दी गई है एंड कंपनी से कलेक्टेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो वो कंपनी का आज की तारीख में हालत भी खराब है। तो ये जो कंपनी ने आई थिंक ये गुडविल फैक्टर एस्टेब्लिश करने का काम किया है, वो सब कंपनी के लिए आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज दूसरी कंपनी के लिए भी दे रहे हैं कि आई थिंक ओवरऑल इफ यू लीव सम मनी ऑन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स, आई थिंक यू विल गेट गुडविल इन रिटर्न फॉर यू एंड दैट विल गिव यू द एडवांटेज इन कोर्स ऑफ टाइम। देवेन, आईटी में आज बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग काम हुआ। हमने देखा कि किस तरह से कमेंट्री इन्फोसिस की स्टॉक को करीब 10% गिरा के चली गई, लेकिन बाजार ऑलरेडी एक बुरे ही रिजल्ट या कमज़ोर रिजल्ट की उम्मीद बना के बैठा था, स्पेशली उस टीसीएस और दूसरे कंपनियों ने जिस तरह की कमेंट्री दी थी। लेकिन वहीं जो बात बहुत सारे लोगों ने शायद ध्यान नहीं दी कि गार्टनर ने, जो आईटी सर्विसेज को ट्रैक करने वाली एक एजेंसी है, 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव नोट दिया और हमने देखा अभी अगर हम इंट्राडे ग्राफ देखें, सारी आईटी कंपनीज के डेटा सब लेके आई है, नीचे से रिकवरी आई है। क्या आपको लगता है ये सही है मानना कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और 24 में आईटी स्पेंड्स वापस आ जाएंगे और जो अनसर्टिनिटी बनी है, देखिए टीसीएस तो डेज हाई पे आ गया, वो कम होनी है, इसलिए ये वैल्यूएशन ठीक होंगे या आप दूर रहेंगे आईटी स्पेस में भी? आई थिंक very pertinent point. We are extremely bullish about the prospects of IT companies and Indian IT companies in particular. जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी है, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनी जिन्होंने काफी हद तक अलग अलग वर्टिकल के अंदर अपनी एक क्षमता बनाई है, वो कंपनी के लिए तो मेरे ख्याल से आई थिंक आगे का समय डेफिनेटली बेटर आना चाहिए बिकॉज आई थिंक दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड टू हैंडल द लार्जर अमाउंट ऑफ चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हियर टू स्टे एंड जनरेटिव एआई is going to be I think making the difference in the way in which we work in our life. दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अवकाश है या जो स्कोप है वो आई थिंक यहाँ से बढ़ने वाला है, क्योंकि इवन गार्टनर की रिपोर्ट को ही आप कोट करते हो तो करीबन फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर से only 30% of the companies are still doing the cloud computing. That means I think the computing scope is I think still available with 350 companies even within Fortune 500. मेरा ऐसा मानना है कि eventually each and every company will have to expand their budget and bring them onto the computing side, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए, वर्चुअल रियलिटी चाहिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी चाहिए, ब्लॉकचेन चाहिए। ये सब चीज की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी क्योंकि आपको आगे के समय के अंदर बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाना है एंड आई थिंक इफ यू हैव टू मीट डिसरप्शन इन द बिजनेस, definitely I think the computing power will have to increase and that is where I believe that I think Indian company के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है आईटी के अंदर। अगर मैं ये नियर टर्म हेडविंड्स को मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने का जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आज की तारीख में थोड़ा तकलीफ है, वो तकलीफ में से वो कभी बाहर निकल सकते हैं जब भी आई थिंक उनकी इकोनॉमी एक बार स्टेबिलिटी आना शुरू करे। Maybe couple of rate hikes and I think they are done with it and thereafter the stability start returning back. जैसे रेट हाइक की साइकिल कंप्लीट होती है उसके साथ में आईटी कंपनीज के प्रोस्पेक्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आई एम रिमेनिंग एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड बुलिश। ऑन द कंट्री कोई भी करेक्टिव प्राइस आता है मार्केट के अंदर
within IT baskets in good companies, including some of the mid-tier IT companies, I would distinctly consider as a buying opportunity for investment in the portfolio. So maybe a contra buy in a falling market. That should be the approach. ठीक है, तो आप यहाँ कॉन्ट्रा बाइंग की सजेशन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो आईटी स्टॉक्स पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ ऐड करना चाहिए। देवेन, आप रिलायंस को भी क्लोजली ट्रैक करते हैं। रिलायंस पे आज दो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। मैक्वायरी कहता है, और इनफैक्ट उन्होंने डाउनग्रेड किया रिलायंस को, 2100 का टारगेट दिया। उन्हें लगता है कि अब जेएफएस तक का बड़ा ट्रिगर था जो रिलायंस पर देखना चाहिए था, और वहां उस ट्रिगर के बाद आपको बहुत बड़ा टैक्टिकल कैटलिस्ट नहीं दिखता। पर एट द सेम टाइम नोमुरा हो, इनफैक्ट यूबीएस हो, लास्ट वीक उन्होंने भी कहा था कि अभी भी मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट वैल्यू अनलॉकिंग इनके रिटेल बिजनेस से देखने को मिल सकती है, प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग दिख सकती है। रिलायंस को इस वक्त कैसे प्ले करना चाहिए? I think one should keep it simple. According to me, I think the prospects of the companies, if at all anything, I think are only brightening. एक नजरिए से बात करते हैं, इन करंट मार्केट प्राइस के अंदर अगर आप सम ऑफ द पार्ट की वैल्यू रखें तो रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है उसकी वैल्यू करीबन 1200 रुपये के आसपास आती है। जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू करीबन 600 रुपये के आसपास आती है। रिन्यूएबल का कारोबार जो है उनकी वैल्यू करीबन 300 रुपये के आसपास आती है। तो जो बैलेंस सम लगभग 550 के आसपास का जो बैलेंस सम बचता है, 500 550 के आसपास का जो बैलेंस सम बचता है, ये अमाउंट ओटीसी बिजनेस के लिए जुड़ जाता है। मेरे ख्याल से ओटूसी बिजनेस का जो एसओटीपी वैल्यूएशन है वो करीबन 1200 रुपये का है। एंड रिलायंस का ओटूसी बिजनेस करीबन आज की तारीख में 500 550 रुपये के अंदर अंडर दिस सम ऑफ द पार्ट कैलकुलेशन इज अवेलेबल। I cannot digest and understand this particular subject. I think where exactly the negativity is being seen here. On the contrary, I feel that O2C business is going to grow big from here. क्योंकि करीबन लगभग 60,000 करोड़ का EBITDA contribution ये business में से आता है, which is significantly large. And every year with a higher amount of oil and gas production also happening simultaneously, यहाँ पे लगभग 10% से 15% के आसपास का ग्रोथ आने की एक संभावना है। At the same time, margin जो है refining segment के अंदर because of the change in the feedstock, they are actually sustaining and they are, I think, remaining steady as compared to the fluctuating margin of many other commodity refining companies. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस के लिए काफी हद तक एक एडवांटेज गिना जाना चाहिए। पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर की जो बिजनेस है उनके अंदर कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं बिकॉज आई थिंक द वे इन विच आई थिंक वी आर मूविंग अहेड विद द कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलीमर्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट बिजनेस इज ऑल्सो स्टेडीली ग्रोइंग। तो O2C बिजनेस का वैल्यूएशन 550 रुपये का रहना is out of context. I think it is not possible. Maybe I think somewhere market will have to get adjusted to the reality and you will start seeing the better price for O2C business. Rest of the businesses are proven. I think as and when they get demerged, particularly retail or Jio platform, वहाँ पे आपको डीमर्जर के साथ में जैसे जियो फाइनेंशियल के अंदर आपको प्राइस देखने को मिला, वो प्राइस आई थिंक यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। So I remain particularly convinced about the business model and I would like to keep it simple. There is nothing which is called, I think, downgrading on this particular stock. On the contrary, I think these stocks deserve to be re-rated on upside. मैं आपसे बात करना चाहूंगा पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर में एक तरफ तो लेगेसी पावर जनरेटर्स हैं, एनटीपीसी जैसे। अभी हम कल पावर मिनिस्टर थे हमारे चैनल पे, बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री देखे गए हैं कि क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं और अभी तक जो हुए हैं, जो हो रहे हैं, आगे होंगे। तो ये 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे एनटीपीसी आ गया। दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स में सुजलॉन, आइनॉक्स विंड जैसे स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग दिख रही है। और अपना हम ये तो छोड़िए, एंसिलरीज, पावर एंसिलरीज, वायर केबल कंपनी में भी ज़बरदस्त दौड़ लगा दी कल पॉली कैप के बाद से। आप पावर वैल्यू चेन को कैसे देख रहे हैं और सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे खरीदने के लिए? In fact, I think we are again distinctly very confident about the prospects of each of these companies from the business point of view. स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अलग से बात करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जो फीड स्टॉक है जिसको आप कार्बन एमिटिंग फीड स्टॉक बोलते हो, वहां पे आई थिंक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते आई थिंक द डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। So that means it is not all that bad that I think you are using the coal as a feedstock to generate the thermal power. In my viewpoint, I think as the world progresses with the technology, अगले 30-40 साल के अंदर I think we'll see a larger amount of conviction also happening for the feedstock as a coal. In fact, I think many a times analysts probably have not factored this particular aspect of
what could be the wrong side effect if you don't consume the feedstock like coal? If you don't extract the coal from earth, it can lead to serious problems in the global economy due to warming, etc. It can lead to, I think, serious impact of, I think, the fires. So I think to an extent, I think this particular mineral has to be consumed, and the process of decarbonization has to be instituted and significantly instituted. तो मेरा ऐसा conviction है कि globally thermal power is not going to go out of the place, even though the renewable power will have to come to balance the ecology impact, as we call it as, for sustainability purpose. Thermal power will continue to stay, and that is where I think the prospects of the companies are not diminishing. The stock market may not buy those companies because जो fund ये company के अंदर पैसा नया डालना चाहिए, लेने चाहिए, वो funds market के अंदर immediately नहीं आ रहा है. That is the reason for which I think the stock prices are not performing, or to a certain extent performing with a muted approach. तो ये एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए. In fact of, I think, the other ecosystem that you have referred to, the wires and the cables business, including, I think, the transmission business, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब बिजनेस के लिए समय अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेस होते जा रहा है, ग्रोथ आते जा रहा है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ, आई थिंक, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग बिल्ड. In my viewpoint, I think the requirement of all the eco players within the system would be very high, including transmission business, including the names like wire and cables, including, I think, the transformer business. All those businesses are likely to grow in due course of time. राइट, ओके, बिल्कुल. देवेन, इस क्वार्टर से अर्निंग्स जो अब तक आई हैं, जितनी भी मेजर अर्निंग्स अभी तक आई हैं, HDFC बैंक हो, बैंक्स के, तो फिर से एक बार लग रहा है कि शायद नंबर्स अच्छे होंगे. बैंक और क्वार्टर वन के कहाँ गुड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए Q1 से? मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कॉर्पोरेट लोन बुक, रिटेल लोन बुक, हाउसिंग फाइनेंस लोन बुक, प्राइम सेक्टर लोन बुक are including the fee income from different other activities. I guess, I think, the banking sector is performing extremely well. और जो corporate banks है, उनके अंदर definitely अच्छा momentum दिखा जा रहा है because of, I think, their adoption of technology and bringing the fintech into play. That is where I think these banks are showing relatively steady to larger growth. तो मैं बैंकिंग क्षेत्र के लिए काफी कन्विंस हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी करीबन $3.5 ट्रिलियन से 10 या 12 ट्रिलियन डॉलर तरफ जा रही है अगले 10-12 साल के अंदर. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र का योगदान काफी बड़ा रहेगा. टुडे HDFC बैंक कंबाइंड, if they are talking of becoming 45 lakh to 50 lakh crore AUM company in next 4 years time, or even for that matter State Bank of India, which is talking of becoming equally large, I think, if not as large as HDFC Bank, maybe slightly over there. I think they are also talking of growing the size. तो जहाँ इकोनॉमी बढ़ती है और बड़ी बैंक को बड़ी होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं ये क्षेत्र के लिए डिस्टिंक्टली वेरी पॉजिटिव रहूंगा. On the contrary, I believe that I think those banks which have ability to buy funds at a lower cost with higher CASA ratio, and those banks which have got ability to use the technology to reach out to the end customer in a systematic manner, they would probably be the winners in this entire game plan, which is distinctly seen ready for next 10-12 years for most of the companies. देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए.